हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिट नॉलेज। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चैनल में। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर जो कि एनबीएफसी सेक्टर में गिरता है। ये पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पार्ट था, जो कि इसी साल सेपरेट होके डीमर्ज होके नया एंटिटी बनाया है अपना। इस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही एक ग्रुप कंपनी था। तो अभी फ़िलहाल इस साल में इसने डेब्यूट किया है स्टॉक मार्केट में। तो जब ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था उस टाइम में, तो जब ये जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में लिस्टेड हुआ था उस टाइम इस कंपनी का शेयर प्राइस था 204.25, जो अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट फ्राइडे मार्केटिंग डे में इसने लास्ट ट्रेड किया था 321.70, 321.70 रुपये। तो लगभग ये अब तक जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक टोटल 58% का ऑलरेडी रिटर्न जनरेट कर चुका है। और ये जैसे कि ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कंपनी है, तो उसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि रिलायंस जब भी कोई भी कंपनी लेके आता है तो पूरे मार्केट में राज करता है। जैसे पहले जियो कंपनी आया था टेलीकॉम सेक्टर में, जब आया था जियो उस टाइम में मार्केट में बहुत सारा टेलीकॉम कंपनी था, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, बीएसएनएल। लेकिन जब जियो ने एंट्री किया, बहुत साल लगा के मार्केट रिसर्च करके उसके बाद मार्केट में एंटर हुआ। लेकिन जब एंटर हुआ तब उन्होंने फ्री सर्विस दे के कस्टमर को पूरे मार्केट शेयर को अपने पास ले लिया, जो कि अभी के डेट में अभी जियो का मार्केट शेयर लगभग 40% का ऊपर 40% प्लस है। और एयरटेल के पास शायद 33% का शेयर होगा। तो ऐसे ही अभी जब फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर कर रहा है जियो, तो उसी मकसद से, उसी थॉट प्रोसेस से ही एंटर किया है, क्योंकि अभी तक जियो ने सिर्फ मार्केट में एंटर ही किया है, अभी तक प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया ही नहीं है। तो उसका जो पॉलिसी है, उसका जो दूरदर्शिता है वो टोटली अलग है दूसरे कंपनी से। वो लोग रिलायंस का एक ही मोटो है कि वो जो भी इंडस्ट्री में घुसेगा उस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगा, कोई कॉम्पिटिटर रखेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो जियो अभी रिसेंटली सेबी से उसको परमिशन भी मिल गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो 49% तक ले सकता है अपना स्टेक सेल करके। जो अभी फ़िलहाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 11.97% है। तो 11 अभी उसका जियो फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट कैपिटल तकरीबन 2,06,894 करोड़ का है, और उसका पी रेशियो 130 है। तो उस हिसाब से उसका कंपनी का मार्केट कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। तो कितना ग्रोथ होगा, क्या होगा, ये डाउट आ सकता है मन में, क्योंकि ऑलरेडी इतना मार्केट कैपिटल लेके वो बैठा हुआ है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना और उसका एक्सपांड होगा। लेकिन कंपनी का अगर मोटिव क्लियर है, कंपनी में अगर दम है, तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो बड़ा बात नहीं है। और जहाँ तक बात रिलायंस का है, तो उसके ऊपर में तो कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि रिलायंस चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो उन लोगों का जो अभी प्लान है, शायद वो अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा है चारों तरफ से। और उसने ब्लैक रॉक जो एक इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका उसने जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक है, उसके साथ में भी एग्रीमेंट किया है 50-50% का। ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड दोनों एक साथ में मिलकर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी खोलने वाला है इंडिया में, जो कि म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट का जो काम है उसमें एंटर करने वाला है। और अभी फ़िलहाल जो सेबी से जो परमिशन मिल गया है 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसके द्वारा ही वो अपना जो इन कैश फ्लो है वो और भी बढ़ाना चाहता है। अभी फ़िलहाल रिलायंस के पास जो कैश रिज़र्व है वो तकरीबन 1,32,794 करोड़ का है,
जो कि बहुत ज़्यादा है दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से, दूसरे NBFC के हिसाब से। तो वो अगर इस सेक्टर में आएगा जब, तो फुल्ली ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा फाइनेंशियल सेक्टर में, तब ये जो छोटा मोटा फाइनेंशियल सेक्टर है, छोटा मोटा NBFC है, उन लोगों के लिए दिक्कत, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जब जियो एंटर किया था, तब वोडाफोन, एयरटेल, उसके बाद आपका एयरसेल, आइडिया, ये सब के लिए प्रॉब्लम हो गया था। उस टाइम में तो बहुत टेलीकॉम कंपनी बंद हो चुका है, सिर्फ 2 ही कंपनी उसके अगेंस्ट में टिका है, वो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का भी तो बोल के अभी फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी वो बहुत सारा डेब्ट में घिरा हुआ है। वो डेब्ट से निकलने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एयरटेल ने अच्छा खासा कंपटीशन दिया, वो भी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करके बैठा हुआ है 33% का। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस भी तो वैसा ही मोटो लेके, वैसा ही प्लान लेके इस सेक्टर में एंटर कर रहा है, जिस वजह से वो अभी तक अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। और जितना भी हिडन प्रॉब्लम है इस सेक्टर का, जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक फाइनेंशियल सेक्टर को, एक NBFC को, वो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करके उसके बाद इस सेक्टर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में जनरली प्रॉब्लम आ जाता है कि फंडिंग का। फाइनेंशियल जो भी NBFC सेक्टर है, जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, वो पैसा RBI से, नहीं तो दूसरे मार्केट जितना भी कंपनी है, बैंक्स, जितना भी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, उसमें से बोरो करके, वही कम से कम रेट में बोरो करके ज़्यादा से ज़्यादा रेट में वो लोग रिटेलर हो या पब्लिक को लोन देते हैं, तो उससे उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जितना कम इंटरेस्ट में लोगों को लोन मिलेगा बैंक से या सेंट्रल बैंक से या RBI से, उतना ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट रहेगा। अभी तो RBI ने भी एक नया रूल निकाल दिया है कि जितना भी NBFC कंपनी है, वो लोगों को अपना क्रेडिट रिजर्व में पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। तो उसके लिए अभी जितने भी NBFC है, उन लोगों का प्रॉफिट भी कम हो रहा है। वो पैसा ज़्यादा रखने के लिए वो मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा नहीं पा रहा है, तो पैसा ज़्यादा नहीं लगाएगा तो लोगों का प्रॉफिट भी कम होगा। तो रिलायंस ये कंपटीशन को पूरा टोटली अवॉइड करने के लिए पहले अपना जो कैश रिजर्व है वो बढ़ा रहा है। चारों तरफ से जितना भी मार्केट है, जितना भी FIs है या DIs है, सबसे पहले वो लोग कैश रिजर्व इकट्ठा कर रहा है। अगर वो जो इक्विटी के और जो भी कैश रिजर्व इकट्ठा कर रहा है, वो जनरली आपका इक्विटी के ऊपर में निकाल दे रहा है। तो इक्विटी के ऊपर में अगर वो कैश रिजर्व बनाएगा, तो उसको इंटरेस्ट ना के बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्विटी के ऊपर में जो पैसा देगा जो भी कंपनी, तो इक्विटी का प्राइस बढ़ने से उसका ऐसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें से कोई लोगों का कोई परसेंटेज, उसको कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, जो कि दूसरा NBFC को या RBI को हो या जो भी बैंक से वो लोग लोन लेगा, वो लोगों को देना पड़ेगा। और ऊपर से RBI का भी रेपो रेट भी ज़्यादा है, रेपो रेट भी बहुत साल से कम किया नहीं है। RBI अगर रेपो रेट कम करेगा तब जाकर लोगों का थोड़ा प्रॉफिट दिखाई देगा दूसरे NBFC को। लेकिन रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, उसको इस कंपटीशन में पड़ना ही नहीं है, उसको इसका टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो कैश रिजर्व है वो 0% के हिसाब 0% इंटरेस्ट के हिसाब से वो लेके रखा हुआ है। अगर कम इंटरेस्ट में उसको पैसा मिल रहा है, तो पब्लिक को भी कम इंटरेस्ट में दे सकेगा। अब पब्लिक को क्या चाहिए? जनरली कम इंटरेस्ट। जो भी नॉर्मल पब्लिक है, मिडिल क्लास लोग है, वो जब भी लोन लेने के लिए जाता है, पहले सब फाइनेंस से पहले बात कर लेता है, कौन से फाइनेंस का इंटरेस्ट सबसे कम होगा, कौन से फाइनेंस से लेने से उसका सुविधा होगा, उसका पैसा कम जाएगा। तो उस हिसाब से ही वो लोग लोन लेता है सबसे। तो उस हिसाब से अगर जियो फाइनेंशियल को पैसा लेने में ही उसको कम देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो पब्लिक को भी कम में दे सकता है। जैसे पकड़ लीजिए 2 व्हीलर लोन हो गया। 2 व्हीलर लोन होने से नॉर्मली जितना भी NBFC कंपनी या बैंक है, वो जनरली 11, 10.75, 10% या 12% का इंटरेस्ट साल का हिसाब से चार्ज करता है। तो वही अगर 2 व्हीलर लोन अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस देगा, क्योंकि उसके पास कैश सब ज़्यादा है, उसके ऊपर में उसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, तो उस जो दूसरा NBFC 12% या 10% या 11 में दे रहा है, वो 7% या 6% में दे सकता है बिना कोई प्रॉब्लम से, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है, तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो कस्टमर्स के पास आएगा भी ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर को जहाँ पे कम गिरेगा, कस्टमर उसी कंपनी में जाएगा लोन लेने के लिए।
और जैसा कि और दूसरा लोन जैसे हो गया अनसिक्योर्ड लोन, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। तो ये पर्सनल लोन या बिजनेस लोन में ज़्यादातर क्या होता है, दूसरे जो एनबीएफसी है या गवर्नमेंट कंपनी का जो पॉलिसी, गवर्नमेंट कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन का जैसे पर्सनल बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए वो लोन देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा रहता है, वो लोगों का टाइम इतना कंज्यूमिंग रहता है कि पब्लिक को टाइम को मीट नहीं कर पाता है। तो लोगों को मतलब वो लोग पब्लिक को नहीं होकर भी वो लोगों को जाना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्राइवेट जो एनबीएफसी उन लोगों के पास। और प्राइवेट एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत चार्ज करता है, जैसे पर्सनल लोन में 18 से 19-20% चार्ज करता है, बिजनेस लोन से 18% 16% चार्ज करता है। तो उस हिसाब से कम पब्लिक को बहुत ज़्यादा गिरता है। लेकिन वही पर्सनल लोन या बिजनेस लोन अगर अभी जियो देगा, जियो देने से, जियो फाइनेंशियल सर्विस नहीं देने से वो वही लोन 10-11% 12% में दे सकेगा, क्योंकि उसके कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है, तो कस्टमर उन लोगों के पास ज़्यादा आएगा। तो और सबसे बड़ा बात है, जियो फाइनेंशियल के सर्विस के पास में उसका खुद का एक वास्ट नेटवर्क है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जियो टेलीकॉम सेक्टर का कस्टमर 40% कस्टमर इंडिया का वो कैप्चर करके रखा हुआ है। उसके पास ऑलरेडी 40% कस्टमर का डाटाबेस है। तो वही डाटाबेस के हिसाब से वो लोग को कस्टमर को सर्च करने में या कस्टमर को अपने पास लेने में टाइम नहीं लगेगा। तो वही नेटवर्क का, वही डाटा प्रोसेस का वो इस्तेमाल करेगा जियो। तो इसलिए जियो अभी तक एंटर किया नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विस जल्दी होम लोन सेक्टर में एंटर करने वाला है। और जनरली होम लोन सेक्टर में आपका गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जाइएगा, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, यूबीआई हो गया, यूको हो गया, वो लोग में आपका होम लोन के लिए इंटरेस्ट तकरीबन 6.9, 6.4, 6.5 ऐसा चार्ज करता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, वो लोग 8.4, 8.25 ऐसे चार्ज करता है। लेकिन वही लोन जब होम लोन जब जियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, वो आराम से 5% या 4% में दे सकेगा, क्योंकि वो लोगों के पास कैश रिजर्व बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर में उसको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है। तो जो भी इंटरेस्ट वो कस्टमर से लेगा उसका प्रॉफिट ही होगा, आफ्टर 7% का सैलरी दे के और जो खर्चा है वो दे के। तो अभी उसका पॉलिसी तो वही होगा कि कम से कम इंटरेस्ट दे के जो मार्केट शेयर है वो गेन करना, पब्लिक को अपने तरफ बुलाना। एक बार जब पब्लिक अपनी तरफ आ जाएगा और कंपनी का कस्टमर हो जाएगा, उसके बाद तो धीरे धीरे से अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकेगा, जैसे वो जियो टेलीकॉम सेक्टर में किया है। पहले जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने एंटर किया था, तब सब सिम भी फ्री में बांटा, डाटा भी फ्री में बांटा, साल भर उस बिना फ्री में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया। लेकिन जब उसने पूरा मार्केट शेयर गेन कर लिया, 40% मार्केट शेयर ले लिया, उसके बाद उसने अपना जो बिज़नेस पॉलिसी वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद लाहे धीरे धीरे करके वो अपने इंटरेस्ट जो धीरे धीरे करके उसका जो डाटा का प्राइस है या जो रिचार्ज अमाउंट है वो बढ़ाने लगा। और रिसेंटली तो एक ही बार में आपका 100 रुपया जैसा बढ़ा दिया इस रिसेंट ईयर में। तो सेम प्रोसेस ही वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी अप्लाई करेगा। पहले कम इंटरेस्ट रेट में या तकरीबन ना के बराबर इंटरेस्ट रेट में वो पहले लोन देगा पब्लिक को अपने तरफ में खींचेगा, अपना मार्केट शेयर गेन करेगा। जब एक बार मार्केट शेयर उसका हो जाएगा, कस्टमर बेस उसका बन जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फिर से वो अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने सकेगा। तो उस हिसाब से वो अपना पॉलिसी जो अपना जो मोटो है वो अपना कर रहा है। तो उसके लिए ये मेरा प्राइवेट एनालिसिस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जियो फाइनेंस में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए या अपना पैसा लगाइए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना इस कंपनी के ऊपर में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, वही बात आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। जो बाकी आप अपना अगर खुद का आपका नॉलेज है, खुद का आपका एजुकेशन है, आप खुद स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए अगर सब ठीक है। क्योंकि बात रिलायंस का है। कुछ कंपनी इंडिया में जिसके ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा कंपनी हो गया, महिंद्रा हो गया, बजाज हो गया, बजाज कंपनी हो गया। ये सब कंपनी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है जो इंडिया में बहुत सालों से राज कर रहा है और अपने आप को प्रूव कर चुका है बिजनेस में। अडानी भी हो गया तो अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो ये कंपनी के ऊपर में भरोसा किया जा सकता है। अब कोई स्मॉल कैप कंपनी में जिसका मार्केट शेयर 2000-3000 करोड़ है, जो नया मार्केट में आया हुआ है,
वो सब में भरोसा करने से अच्छा इस सब में भरोसा करना अच्छा होगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। बाकी आप लोगों का खुद का नॉलेज है, आप लोग खुद स्टडी करके देख लीजिए, अगर अच्छा है तो कर सकते हैं आप। क्योंकि अभी रिसेंटली 49% स्टेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो अप्रूवल मिला है सेबी से, उसके बाद तो उसका जियो फाइनेंशियल सर्विस का बेस और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अभी उसका कैश रिजर्व 1,32,000 के आसपास 1,33,000 के आसपास, वो अभी और बढ़ा के तकरीबन शायद 2 लाख करोड़ के ऊपर लेके चला जाएगा। तो जिस कंपनी के पास में फाइनेंशियल कंपनी के पास में 2 लाख करोड़ का कैश रिजर्व होगा, वो भी 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको उसके ऊपर में, तो उस कंपनी का ताकत क्या होगा मार्केट में वो, और उसके सामने में जो दूसरे NBFC कंपनी है उसका क्या हालत होगा वो सोच लीजिए। तो उस जियो फाइनेंशियल का सर्विस है, मेरा हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विस का अगेंस्ट में खड़ा होने वाला सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया में, वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। वो खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जियो जब भी कोई भी कंपनी में, रिलायंस जब भी कोई भी सेक्टर में आता है तो वो ऐसा हालत करके रख देता है, ऐसा प्राइस मार्केट में रखता है, ऐसा सर्विस मार्केट में देता है जिसके साथ में कॉम्पीट करना कोई भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन बजाज कर सकेगा, बजाज के पास भी अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, क्योंकि वो अभी आज का डेट में वो मार्केट लीडर है NBFC सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में। तो बाकी यही बोलना था। और रिसेंटली तो अभी मालूम चली गया, न्यूज़ आ ही गया है कि होम लोन सेक्टर में जियो एंटर कर रहा है। तो होम लोन सेक्टर में अभी पब्लिक को राहत मिलेगा। जो होम लोन लेने के लिए पब्लिक को बहुत दौड़ना पड़ता था, ये कागज़ वो कागज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी इंटरेस्ट भी महीने साल का इतना देना पड़ता था। तो उस सब में राहत मिलेगा पब्लिक को। अभी कम इंटरेस्ट रेट में, कम डॉक्यूमेंटेशन कम तो नहीं होगा, लेकिन कुछ सुविधा मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो उतना आपको हैरेसमेंट नहीं करेगा। तो कम इंटरेस्ट में मतलब मेनली क्या होगा कि कम इंटरेस्ट में आपको पब्लिक का भी होम लोन मिल जाएगा। तो उसके लिए बाकी आप लोग स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपका खुद का पर्सनल चॉइस है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल नॉलेज था, जो मैंने स्टडी करके मिला है इस एक जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर में, तो उसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कमेंट है, और मेरा वीडियो में कुछ भी अगर गलत है तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब वो जो एजुकेशनल वीडियो है, जो भी टॉपिक के ऊपर में मैं नॉलेजेबल वीडियो लाऊं, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसका जो बेनिफिट है वो मिल सके आपको। थैंक यू।